क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा चांद है जो अभी इसी वक्त अंतरिक्ष में पानी की फव्वारे उछाल रहा है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस चांद के नीचे एक पूरा समंदर मौजूद है जहां जीवन हो सकता है। और अब 2025 और 2026 में जो नई खोजें हुई हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया है, क्योंकि वहां पर ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो जीवन बनने से ठीक पहले की स्थिति में होते हैं। तो क्या वाकई में हमारे सौर मंडल में ही किसी दूसरी जगह पर जीवन मौजूद हो सकता है? और अगर हाँ, तो वो जीवन कैसा दिखता होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम इंसान कभी वहां जाकर इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे? चलिए आज इस पूरे रहस्य को खोलते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष में जीवन की खोज की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग मंगल ग्रह के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली खेल तो शनि ग्रह के एक छोटे से चांद एनसेलैडस में छुपा हुआ है, जो सिर्फ 500 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि भारत के एक छोटे से राज्य जितना। और ये चांद इतना छोटा है कि अगर आप इसे पृथ्वी के नक्शे पर रखें तो ये दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी से भी छोटा होगा। लेकिन इस छोटे से चांद में जो चीजें छुपी हुई हैं वो हमारी कल्पना से भी परे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चांद की खोज तो बहुत पहले 1789 में ही हो गई थी, जब विलियम हर्शल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार इसे देखा था। लेकिन उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये बर्फ से ढका हुआ छोटा सा गोला आने वाले समय में विज्ञान की दुनिया में एक धमाका करने वाला है। और वो धमाका हुआ साल 2005 में, जब नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलैडस के पास से गुजरते हुए कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव से पानी के विशालकाय फव्वारे निकल रहे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में जा रहे हैं। अब जरा सोचिए ये कितनी अजीब बात है, क्योंकि एनसेलैडस इतना छोटा चांद है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ही कमजोर है और इसीलिए वहां से निकलने वाला पानी आसानी से अंतरिक्ष में उछल जाता है। और ये पानी कहीं और से नहीं आ रहा था, बल्कि इस चांद की बर्फीली सतह के नीचे से आ रहा था, जिसका मतलब था कि इस चांद के अंदर एक विशाल समंदर मौजूद है। और ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसने एनसेलैडस को एक झटके में सौर मंडल की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बना दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एनसेलैडस इतना ठंडा क्यों नहीं है कि उसका सारा पानी जम जाए, क्योंकि ये शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है और शनि सूरज से इतना दूर है कि वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन फिर भी एनसेलैडस के अंदर का पानी तरल अवस्था में है और इसकी वजह है टाइडल हीटिंग यानी ज्वारीय गर्मी। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। जब आप किसी रबर बैंड को बार बार खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही शनि की विशाल ग्रेविटी एनसेलैडस को अपनी तरफ खींचती है और साथ ही साथ शनि के दूसरे चांद भी अपनी ग्रेविटी से एनसेलैडस को खींचते हैं। इस वजह से एनसेलैडस का शेप थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, जिससे उसके अंदर घर्षण पैदा होता है और ये घर्षण इतनी गर्मी पैदा करता है कि उसके अंदर का पानी पिघला रहता है। और बस यही गर्मी है जो एनसेलैडस को एक जीवित चांद बनाती है, क्योंकि इसी गर्मी की वजह से वहां पर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां बनती हैं। और अब जो सबसे रोमांचक बात है वो ये कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सिर्फ पानी के फव्वारे ही नहीं देखे, बल्कि उन फव्वारों में से निकलने वाले पानी के कणों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण भी किया। और जो चीजें उन्हें मिली वो तो कमाल की थीं। साल 2025 में जब साइंटिस्ट्स ने कैसिनी के पुराने डेटा को दोबारा से और गहराई से एनालाइज किया तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने पाया कि एनसेलैडस के पानी में सिर्फ साधारण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बनिक अणु ही नहीं है, बल्कि बहुत ही जटिल और एडवांस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसे समझते हैं बहुत आसान भाषा में। जब हम ऑर्गेनिक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सब्जियां और फल आते हैं, लेकिन साइंस में ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स। और कार्बन वो केमिकल एलिमेंट है जो जीवन की बुनियाद है, क्योंकि कार्बन के परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं और लंबी लंबी चेन बनाते हैं, जिससे जटिल मॉलिक्यूल्स बनते हैं और यही जटिल मॉलिक्यूल्स मिलकर जीवन बनाते हैं। अब एनसेलैडस में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं उनमें सिर्फ कार्बन ही नहीं बल्कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व भी जुड़े हुए हैं। और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अमीनो एसिड बनने से ठीक पहले की स्टेज में होते हैं। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं?
ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन के बिना जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी काम होते हैं वो सब प्रोटीन की मदद से ही होते हैं। तो सोचिए, जब एनसेलाडस में अमीनो एसिड बनने वाले मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर जीवन बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है या हो चुकी है। और ये सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि 2025 में साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि वहां पर एल्केन्स, एल्कीन्स, एस्टर्स और ईथर्स जैसे जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, जो केवल तभी बनते हैं जब कई स्टेप्स वाली केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और ये इस बात का सबूत है कि एनसेलेडस का समंदर केमिकली बहुत एक्टिव है। अब यहाँ पर एक और बड़ी खोज हुई जो 2025 में सामने आई, और वो ये कि जो बर्फ के कण कैसीनी ने इकट्ठे किए थे वो बिल्कुल ताज़ा थे, यानी वो अंतरिक्ष की रेडिएशन से खराब नहीं हुए थे, जिसका मतलब है कि वो कण एनसेलेडस के समंदर से निकलकर सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर ही कैसीनी तक पहुंच गए थे। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वो कण पुराने होते तो उन पर अंतरिक्ष की हानिकारक किरणों का असर हो चुका होता और उनमें मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टूट फूट गए होते। लेकिन यहाँ पर जो सैंपल मिले वो बिल्कुल फ्रेश थे, जिसका मतलब है कि हमें डायरेक्ट एनसेलाडस के समंदर का नमूना मिला है। और ये पहली बार हुआ है कि हमें किसी दूसरी दुनिया के समंदर का सीधा सैंपल मिला हो, बिना वहां जाए, बिना कोई ड्रिल मशीन लगाए, क्योंकि एनसेलाडस खुद ही अपने समंदर के नमूने बाहर फेंक रहा है और हमें बस उन्हें इकट्ठा करना है। और इसीलिए एनसेलाडस को स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें वहां की सतह पर उतरने की भी जरूरत नहीं है, बस उन फव्वारों के पास से गुजरना है और सैंपल इकट्ठे करने हैं। और 2025 की खोज में साइंटिस्ट्स ने ये भी पाया कि वहां पर अमीन्स जैसे कंपाउंड्स भी मौजूद हैं जो अमीनो एसिड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और ये प्रोटीन बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि एनसेलाडस में जीवन के सभी केमिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अब 2025 में एक और बड़ी खोज हुई जिसने सबको चौंका दिया, और वो ये कि पहले माना जाता था कि एनसेलाडस का सिर्फ साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव ही गर्म है, क्योंकि वहीं से पानी के फव्वारे निकलते हैं। लेकिन 2025 में साइंटिस्ट्स ने पाया कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव भी उम्मीद से ज़्यादा गर्म है। वहाँ का तापमान करीब 60 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा पाया गया, जो अपेक्षा से काफ़ी अधिक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनसेलाडस के अंदर एक ग्लोबल हीटिंग सिस्टम है, यानी पूरे चांद के अंदर गर्मी फैली हुई है, सिर्फ एक हिस्से में नहीं। और ये इस बात का संकेत है कि उसके अंदर का समंदर भी पूरे चांद में फैला हुआ हो सकता है, सिर्फ एक छोटे से इलाके में नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेशन करके पाया कि एनसेलाडस के अंदर जितनी गर्मी बन रही है उतनी ही गर्मी बाहर भी निकल रही है, यानी वहां पर एक बैलेंस है। और ये बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो समंदर स्थिर है और वो लंबे समय तक बना रह सकता है, करोड़ों सालों तक या अरबों सालों तक। और अगर कोई समंदर इतने लंबे समय तक स्थिर रहता है तो उसमें जीवन विकसित होने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है, क्योंकि जीवन को विकसित होने के लिए समय चाहिए होता है और एक स्थिर वातावरण चाहिए होता है, और एनसेलाडस दोनों चीज़ें दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहस भी चल रही है जो 2025 में शुरू हुई, और वो ये कि क्या वहाँ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं वो सच में समंदर के अंदर बने हैं या फिर वो एनसेलाडस की सतह पर बने हैं जब अंतरिक्ष की रेडिएशन बर्फ पर पड़ती है। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि सूरज और शनि से आने वाली हाई एनर्जी किरणें जब बर्फ पर पड़ती हैं तो वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन शुरू कर सकती हैं, जिससे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट्स का कहना है कि जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं वो इतने जटिल हैं कि वो सिर्फ रेडिएशन से नहीं बन सकते, उनके लिए एक एक्टिव केमिकल एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो समंदर के अंदर ही मिल सकता है। और इस बहस को सुलझाने के लिए 2026 में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए गए, जहां साइंटिस्ट्स ने एनसेलाडस जैसी परिस्थितियां बनाई और देखा कि क्या वहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अपने आप बन सकते हैं बिना किसी बाहरी स्रोत के। और रिजल्ट बहुत दिलचस्प आया। उन्होंने पाया कि हाँ, ये मॉलिक्यूल समंदर के अंदर अपने आप बन सकते हैं बिना किसी बाहरी स्रोत के, और इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: पानी, गर्मी और कुछ मिनरल्स। और ये तीनों चीज़ें एनसेलाडस में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि एनसेलाडस का समंदर केमिकली एक्टिव है और वहाँ पर लगातार नए नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और अब सबसे बड़ा बदलाव जो 2026 में आया वो ये है कि पहले साइंटिस्ट एनसेलाडस को पोटेंशियली हैबिटेबल यानी संभावित रूप से रहने योग्य कहते थे, लेकिन अब वो उसे फुली हैबिटेबल यानी पूरी तरह से रहने योग्य मानने लगे हैं। और इस शब्दों का बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि पोटेंशियली हैबिटेबल का मतलब है कि शायद वहां जीवन हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो।
लेकिन फुली हैबिटेबल का मतलब है कि वहां जीवन के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं और बस अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि वहां जीवन है या नहीं। और इस बदलाव की वजह यह है कि अब हमारे पास 3 पक्के सबूत हैं। पहला, वहां तरल पानी है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। दूसरा, वहां एनर्जी का स्रोत है जो टाइडल हीटिंग से आता है। और तीसरा, वहां जटिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही है जो जीवन बनाने के लिए जरूरी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या एनसेलैडस में जीवन हो सकता है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वहां जीवन है, और अगर है तो वो कैसा है। अब जरा सोचिए कि अगर एनसेलैडस में सच में जीवन मिल गया तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है जहां सही परिस्थितियां हों। और इससे ये भी पता चलेगा कि जीवन बनना कोई बहुत दुर्लभ घटना नहीं है, बल्कि ये एक आम प्रक्रिया हो सकती है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि अगर एनसेलैडस जैसे छोटे से चांद में जीवन हो सकता है, तो फिर यूरोपा, जो कि बृहस्पति का चांद है और जिसमें भी एक विशाल समंदर है, वहां भी जीवन हो सकता है। और टाइटन, जो शनि का सबसे बड़ा चांद है और जिसमें तरल मीथेन की झीलें हैं, वहां भी किसी अलग तरह का जीवन हो सकता है। तो धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि हमारा सौर मंडल जीवन से भरा हो सकता है, बस हमें उसे खोजना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एनसेलैडस को स्टडी करना बाकी जगहों से आसान है, क्योंकि वहां हमें खुदाई नहीं करनी है, बस उन फव्वारों के पास से गुजरना है और सैंपल इकट्ठे करने हैं। और इसीलिए नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां प्लान बना रही हैं कि अगले 10 से 15 सालों में एनसेलैडस पर एक नया मिशन भेजा जाए, जो उन फव्वारों से सैंपल इकट्ठे करेगा और उनमें जीवन के संकेत खोजेगा। और अगर वहां जीवन मिल गया तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। अब सवाल यह है कि अगर वहां जीवन है तो वो कैसा होगा। तो देखिए, वहां का जीवन बहुत ही सरल होगा। शायद सिंगल सेल वाले माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया या आर्किया जैसे जीव जो अंधेरे में गर्म पानी में रहते हैं और केमिकल एनर्जी से जीते हैं। क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। लेकिन पृथ्वी पर भी ऐसे जीव पाए गए हैं जो समुद्र की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहते हैं, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जीव एनसेलैडस में भी हो सकते हैं, जो समंदर के तल पर गर्म पानी के झरनों के पास रहते हों और वहां से निकलने वाले केमिकल्स को खाते हों। और धीरे धीरे करोड़ों सालों में वो जीव और भी जटिल बन सकते हैं, और शायद वहां एक पूरा इकोसिस्टम बन सकता है जो पूरी तरह से अंधेरे में चलता हो। और ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि हमारे सौर मंडल में ही एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां का जीवन हमसे बिल्कुल अलग हो। तो दोस्तों, ये था एनसेलैडस का पूरा रहस्य, जो 2025 और 2026 की नई खोजों के साथ और भी रोमांचक हो गया है। और अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम अगले 10 से 15 सालों में वहां जीवन खोज पाएंगे, और अगर हाँ, तो वो दिन इंसानी इतिहास का सबसे यादगार दिन होगा, जब हमें पता चलेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और जीवन सिर्फ पृथ्वी की खासियत नहीं है, बल्कि ये कहीं भी हो सकता है जहां पानी, गर्मी और केमिकल्स मिलते हैं। तो बस अब इंतजार है उस दिन का जब हम एनसेलैडस के समंदर में झांक कर देखेंगे कि वहां क्या छुपा है, और शायद वहां हमें जीवन का जवाब मिल जाए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या एनसेलैडस में जीवन है, और अगर है तो वो कैसा होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक साइंस के टॉपिक्स पर हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और स्टे क्यूरियस।